टीटी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं रानू गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ विचार गोष्ठी की भूमिकाएं। देखिए, इससे पहले की क्लास में हमने विचार गोष्ठी के विषय में चर्चा की थी कि विचार गोष्ठियाँ वास्तव में क्या होती हैं, विचार गोष्ठियों का आयोजन क्यों किया जाता है, विचार गोष्ठी प्रविधि क्यों उपयोगी है, बालक के चिंतन स्तर को डेवलप करने के लिए शोध संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, जहां पर रटे रटाई ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, जहां पर बालक को अपनी विवेक शक्ति से उत्तर प्रत्युत्तर करने की आवश्यकता होती है, शोध करने की आवश्यकता होती है। यह बालक के चिंतन स्तर के अधिगम के लिए शिक्षक द्वारा उत्पन्न परिस्थितियां होती हैं। क्या विचार गोष्ठियां जो सेमिनार्स हैं, वाद विवाद हैं, गोष्ठियाँ हैं, सम्मेलन हैं, सामूहिक वाद विवाद हैं, इस प्रकार की सभाओं का जो आयोजन है वह बालक के चिंतन स्तर के अधिगम के लिए संपन्न कराया जाता है। इसके उद्देश्यों के विषय में भी हमने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की थी। विचार गोष्ठी के उद्देश्य, दो प्रकार के उद्देश्यों के लिए इनका आयोजन किया जाता है, एक तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और एक भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया था कि किसी विषय को जिसका विश्लेषण करना, उसको ग्रहण करना, उसका मूल्यांकन करना, उसका संश्लेषण करना, किसी प्रकरण के विषय में स्पष्टीकरण करना, ये सारे ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत सम्मिलित हुए थे। और भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति को पूर्ण रूप से भावात्मक रूप से स्थिर बनाने के लिए, उसके व्यवहार को संतुलित करने के लिए विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। अब बात आती है हमारी विचार गोष्ठियों की भूमिकाएं। विचार गोष्ठी के आयोजन में 4 भूमिकाएं हमें निभानी होती हैं। 4 भूमिकाएं होती हैं विचार गोष्ठियां के आयोजन में। 4 भूमिकाएं हमें निभानी होती हैं। पहली है अनुदेशन या व्यवस्थापक। अनुदेशन या व्यवस्थापक। और दूसरी है जिसे हम बोल सकते हैं इंस्ट्रक्टर या ऑर्गेनाइजर। इंस्ट्रक्टर या ऑर्गेनाइजर, अनुदेशन या व्यवस्थापक, अध्यक्ष। दूसरा है अध्यक्ष, अध्यक्ष जिसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंट और या चेयरमैन या कन्वर्टर। चेयरमैन या कन्वर्टर। और अगला है वक्तागण, स्पीकर्स। स्पीकर्स, भागीदार, पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेट करने वाले। देखिए, पार्टिसिपेंट्स। अब ये 4 भूमिकाएं विचार गोष्ठियों की होती है। विचार गोष्ठी के आयोजन में इन 4 भूमिकाओं का योगदान होता है। पहला अनुदेशन या व्यवस्थापक या इंस्ट्रक्टर या ऑर्गेनाइजर। दूसरा होता है अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, कन्वर्टर है जिसे हम चेयरमैन भी कह सकते हैं। तीसरा है वक्तागण, स्पीकर्स। और चौथा है भागीदार, पार्टिसिपेंट। अब पहला आता है हमारा अनुदेशक या व्यवस्थापक। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वह अनुदेशक की होती है, व्यवस्थापक की होती है। देखिए, आप लॉजिकली सोच के देखिए, हम किसी कार्यक्रम का घर में ही आयोजन कर रहे हैं छोटा मोटा,
तो उसके लिए हम एक आदमी को नियुक्त कर देते हैं कि इसकी सारी व्यवस्था आपको देखनी है और उस व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब वह आदमी जो बिल्कुल ऑर्गेनाइजर हो गया उस प्रोग्राम का, तो वह पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल हो गया कि अगर इसमें कहीं भी कोई चूक होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? वह व्यक्ति होगा, वह सिंगल व्यक्ति होगा। तो ठीक ऐसे ही इन विचार गोष्ठियों के आयोजन में एक इंस्ट्रक्टर होता है, ऑर्गेनाइजर होता है, जिसकी सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका होती है, जिसके अंडर में ये सारी प्रोसेस चलती है। विचार गोष्ठी आयोजन का पूरा उत्तरदायित्व अन्वेषण का होता है। अन्वेषक निर्णय लेता है विचार गोष्ठी का प्रकरण। अन्वेषक का क्या कार्य होता है कि क्या कार्य होता है? डिसाइड करता है सबसे पहले यह विचार गोष्ठी का प्रकरण, विचार गोष्ठी का प्रकरण, वक्तागण कौन कौन से होंगे, क्योंकि भाई विचार गोष्ठी मौखिक अभिव्यक्ति है पूरी तरह से, तो इफेक्टिव वक्तागण होने चाहिए, स्पीकर्स होने चाहिए हमारे पास, जो कि जिनको कोई सुन सके, जिनकी बातों से कोई आने वाले आगंतुक जो हैं वो सहमत हो सके। तो वक्तागण कौन कौन होंगे, प्रकरण के किस पक्ष को तैयार करेंगे, कौन कौन व्यक्ति प्रकरण के किस किस पक्ष को तैयार करेगा, यानी विचार गोष्ठी का प्रकरण क्या होगा, वक्तागण कौन कौन होंगे और वो वक्तागण प्रकरण के किस किस पक्ष को तैयार करेंगे, किस क्रम में वह प्रस्तुत किया जाएगा, किस क्रम में वह प्रस्तुत होंगे, प्रस्तुतिकरण होगा। यानी पहले कौन बोलेगा, जैसे क्रिकेट में नहीं होते पहले भैया कौन जाएगा मैदान में, पहले 2 खिलाड़ी उसके बाद 2 टर्न और उनका रहता है डिसाइडेड। ऐसे ही विचार गोष्ठियों के व्यवस्थापक को यह व्यवस्था करनी होती है कि जो किस किस प्रकरण को कौन कौन प्रस्तुत करेगा और कब किस क्रम में प्रस्तुत करेगा, कौन से वक्ता को कौन सा प्रकरण बोलने के लिए दिया जाएगा। विचार गोष्ठियों की तिथि और समय, विचार तिथि कब आयोजित की जाएगी, किस समय आयोजित की जाएगी, इस प्रकार, और कार्य की रूपरेखा तैयार करना कि वास्तव में कार्यक्रम कैसा होगा, कैसी बैठक व्यवस्था रहेगी, आगंतुकों का स्वागत कैसे किया जाना है, कैसे मंच संचालन किया जाएगा, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार की सारी चीजें अन्वेषक की होती हैं, इंस्ट्रक्टर की होती हैं। अब अधिकांश परिस्थितियों में अध्यक्ष का भी जो चयन होता है वह किसको करना होता है, अन्वेषक को ही करना होता है, क्योंकि जब वह ऑर्गेनाइजर ही है तो अध्यक्ष वक्ता, जब वक्तागण का चयन वह कर रहा है और कौन किस किस को उसमें बुलाना है, उन सबका चयन भी वही करेगा। व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूरा अन्वेषक का होता है। अब दूसरी आता है हमारे पास अध्यक्ष या संचालक, जिसे हम बोलते हैं। दूसरा आता है अध्यक्ष या संचालक। अध्यक्ष इसका चयन विचार गोष्ठी के भागीदार पार्टिसिपेंट्स द्वारा भी किया जाता है। वैसे तो अन्वेषक अध्यक्ष के विषय में पहले ही डिसीजन ले लेता है कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए, लेकिन इसके विषय में जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो भागीदार होते हैं, उनके द्वारा इसका चयन किया जाता है बहुमत से। अध्यक्ष के लिए ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए जो कि उस प्रकरण का क्या हो, ज्ञाता हो, प्रकरण का ज्ञाता हो या उस प्रकरण का विशेषज्ञ हो। उस विषय से, जैसे हिंदी पर कोई सेमिनार आयोजित किया जाता है तो हिंदी के किसी विशेषज्ञ को हम अध्यक्ष के रूप में निर्धारित कर सकते हैं। ज्ञाता होना चाहिए वह, तभी तो वह समीक्षा कर पाएगा, तभी तो वह चुनाव कर पाएगा, तभी तो वह बोले जाने वाली विषय वस्तु को समझ पाएगा। अगर हमने भाषा से संबंधित सेमिनार्स रखी हैं और उसमें हमने व्यवसायियों को बुला लिया, भाई बहुत सारे शहर के नामी नेता लोगों को बुला लिया, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। सेमिनार का जो उद्देश्य है
वह सफल नहीं हो पाएगा। तो संचालन की क्षमता के साथ साथ अध्यक्ष अपने अधिकार और कर्तव्यों को भी समझता हो, ऐसा व्यक्ति हो जो अपने अधिकार और कर्तव्यों को भी समझता हो कि वास्तव में उसके अधिकार क्या हैं और उसके कर्तव्य क्या हैं। और सब चीज़ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है कि वास्तव में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उसको देखना, उसको समझना, भागीदारों को प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना, वाद विवाद को प्रकरण पर ही नियंत्रित रख सके। कई बार जब वक्तागण बोलने लगते हैं या पक्ष और विपक्ष में जब चर्चाएं छिड़ती हैं, वाद विवाद होता है, तो जब कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि विवाद बहुत विकराल रूप ले लेता है, तो अध्यक्ष की उस समय महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वह जो विवाद चल रहा है, जो सेमिनार चल रहा है, जो विचार गोष्ठी आयोजित की गई है, वह उसी टॉपिक तक ही सीमित रहे, प्रकरण तक ही के इर्द गिर्द ही वह घूमती रहे, अनावश्यक उसमें विवाद नहीं छिड़े। तो अध्यक्ष को अपने अधिकारों को भी समझना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। इसके साथ साथ वह प्रोत्साहित कर सके वक्त श्रोतागणों को बोलने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, अपने प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, स्पष्टीकरण के लिए, तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए वह प्रोत्साहित कर सके। और तीसरा है हमारा वक्तागण। वक्तागण जिन्हें हम बोलते हैं स्पीकर्स, अंदेशक प्रकरण को तैयार करने, प्रस्तुतिकरण के लिए वक्ताओं का निर्धारण करता है। वक्ताओं का निर्धारण कौन करता है? अंदेशक करता है। प्रकरण के प्रस्तुतिकरण के लिए, उसके संबंध में बोलने के लिए जो प्रकरण निर्धारित किया गया है, तो वक्तागण ऐसे होने चाहिए जो कि इस विषय से संबंधित हो, उस विषय में जानता हो। वक्ता प्रकरण को गहन रूप में तैयार करता है और उसकी प्रतिलिपि तैयार करके विचार गोष्ठी के पूर्व उसका वितरण कर देता है। उसकी प्रतिलिपि तैयार कर लेता है और विचार गोष्ठी से पूर्व उसका ऐसा वितरण कर देता है जिससे उस सेमिनार के आयोजन के समय में कोई परेशानी नहीं आए। एक अच्छा वक्ता वह माना जाता है जो वाद विवाद को उत्साहित कर सके और प्रकरण पर वाद विवाद अधिक समय तक चल सके। राइट। एक अच्छा वक्ता उसे माना जाता है जो वाद विवाद को प्रोत्साहित, वाद विवाद को एक हम कहें इंटरेस्टिंग बना सके, जिसमें श्रोतागण बोर नहीं हो, जो आने वाले आगंतुक हैं उन्हें उद्देश्य समझ में आए, वाद विवाद को एक उचित दिशा प्रदान कर सके। वक्तागण वह होता है अच्छा वक्ता हमेशा अपनी वाणी से सबको मोहित कर लेता है। उसे तो वक्ता ऐसा होना चाहिए जो वक्ता में प्रश्न और स्पष्टीकरण की क्षमता होनी चाहिए, विरोधी विचारों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए, उसकी भावना में, उसके नज़रिए में कहीं भी ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए, सम्मान की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। वक्ता को पूरी तरह से विषय से संबंधित ही बोलना चाहिए। उसकी वाणी में वह तेज होना चाहिए, वह उत्साह होना चाहिए कि आने वाले सभी व्यक्ति उत्साहित हो सके, प्रश्न पूछ सके और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वक्ता को उनको स्पष्टीकरण देने की क्षमता की उसमें होनी चाहिए। अगला है भागीदार या श्रोतागण या पार्टिसिपेट। देखिए भागीदार कौन होंगे? उस विषय से संबंधित ही होंगे। श्रोतागणों को भी प्रकरण का बोध होना चाहिए, उन्हें वक्तागणों के प्रस्तुतिकरण की प्रशंसा भी करनी चाहिए। जो श्रोतागण होंगे वह उस विषय के वह ऐसे होने चाहिए कि वह प्रकरण से संबंधित हों, प्रकरण के विषय में पूरी तरह से जानते हों, वक्ता के विचारों का वह सम्मान कर सकें, जो भी पक्ष और विपक्ष जो बोला जा रहा है उसमें वह तथ्य को सार रूप में उस वाणी को ग्रहण कर सकें, उनके विचारों की खुलकर प्रशंसा कर सकें, स्पष्टीकरण की मांग कर सकें, प्रकरण संबंधी समस्याओं को रख सकें, अपने विचार और अनुभवों को भी वह व्यक्त कर सकते हैं। सेमिनार के दौरान अपनी जो समस्याएं हैं उनका स्पष्टीकरण भी वह वक्ता से मांग सकते हैं। कौन? श्रोतागण। उन्हें अपने प्रश्नों को अध्यक्ष द्वारा वक्ता तक पहुंचाना चाहिए। डायरेक्ट हम वक्ता तक नहीं पहुंच सकते। जो भागीदार होता है उसको अध्यक्ष के माध्यम से वक्ता तक, स्पीकर्स तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। प्रत्यक्ष रूप में आदान प्रदान उसे नहीं करना चाहिए।
वक्ता जो पार्टिसिपेट होते हैं वह पूरी तरह से अनुशासित होने चाहिए, वह उनकी वाणी सदी हुई संतुलित होनी चाहिए, उनके व्यवहार में शिष्टता होनी चाहिए, ऐसा उपद्रव उन्हें नहीं मचाना चाहिए कि नहीं हम आपके विचारों से सहमत नहीं हैं। अगर उन्हें कुछ कहना है तो वह अपनी बात अध्यक्ष के माध्यम से वक्ता तक पहुंचा सकते हैं। विचार गोष्ठी में 25 से 40 पार्टिसिपेट को सम्मिलित किया जा सकता है जो कि अपनी बात रख सकते हैं। तो विचार गोष्ठी की भूमिकाओं में हमने 4 रोल प्ले किए हैं। पहला है अन्वेषण व्यवस्थापक जो कि ऑल सेमिनार की व्यवस्था करता है। दूसरा है अध्यक्ष प्रकरण का ज्ञाता जो कि प्रकरण से पूरी तरह से अवगत होता है, जिसका चुनाव अन्वेषक के निर्देश पर या उसकी सलाह पर वक्तागणों द्वारा कर लिया जाता है। वह अपने अधिकार और कर्तव्यों से पूरी तरह परिचित होना चाहिए, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख सके, किसी प्रकार की अनुशासनहीनता वहाँ पर नहीं हो, पूरी जो सेमिनार है वह अपने प्रकरण पर ही के इर्द गिर्द ही घूमती रहे, अदर कोई विवाद वहाँ पर नहीं हो, और स्पीकर्स एंड पार्टिसिपेट, ये थी इसकी भूमिकाएं। अब हम पढ़ते हैं विचार गोष्ठी। विचार गोष्ठी प्रविधि का स्वरूप, विचार गोष्ठी प्रविधि के प्रकार। विचार गोष्ठी के प्रकार। देखिए, विचार गोष्ठी के प्रयोग में कई सोपानों का अनुसरण किया जाता है, परंतु सेमिनार व्यवस्था विभिन्न स्तरों पर की जाती है। इस विचार से सेमिनार को 4 वर्गों में हम बांट सकते हैं। कितने वर्गों में बांट सकते हैं? 4 वर्गों में। 4 वर्गों में हम डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे सोपान होते हैं विचार गोष्ठी के, लेकिन हम इन सेमिनार को 4 वर्गों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला है लघु विचार गोष्ठी। लघु लघु विचार गोष्ठी, लघु विचार मिनी सेमिनार, जिसे हम कह सकते हैं जब सेमिनार का उपयोग छात्र किसी प्रकरण पर कक्षा स्तर पर स्वयं व्यवस्था करते हैं, यानी मिनी सेमिनार। इसका उपयोग जब छात्रों द्वारा अपने स्तर पर कक्षा स्तर पर किसी प्रकरण के संबंध में वाद विवाद करने के लिए जब इसका आयोजन किया जाता है तो इसे लघु विचार गोष्ठी की संज्ञा दी जाती है। लघु विचार गोष्ठी कहा जाता है जब सेमिनार का उपयोग छात्र किसी प्रकरण पर कक्षा स्तर पर ही जिसका आयोजन करते हैं उसे लघु सेमिनार कहा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को विचार गोष्ठी का प्रशिक्षण देना होता है। इसका जो उद्देश्य होता है वह केवल छात्रों को विचार गोष्ठी के विषय में प्रशिक्षण देना होता है। विचार गोष्ठी का प्रशिक्षण देना ही इसका उद्देश्य होता है। यह किसी बड़े स्तर पर आयोजित नहीं होती। छात्रों को आगे सेमिनार में पार्टिसिपेट करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, वह विचार गोष्ठी के विषय में जान सकें, कैसे आयोजन किया जाना है, कैसे इसकी व्यवस्था की जानी है। इसलिए इसका आयोजन कक्षा स्तर पर किया जाता है। छात्रों को सेमिनार प्रविधि का अनुकरण करने का अवसर दिया जाता है। सेमिनार प्रविधि का अनुकरण करने का अवसर दिया जाता है। आरंभिक अवस्था में इस प्रकार की विचार गोष्ठी का विशेष महत्व होता है। मुख्य सेमिनार से पूर्व इस प्रकार के सेमिनार की व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए,
आरंभिक सेमिनार, जो जैसे हमें किसी बड़े सेमिनार का आयोजन करना है तो लघु सेमिनार उसका एक प्रशिक्षण पार्ट होता है। इसमें जैसे हम टीचिंग के लिए गए थे स्कूल्स में, तो यहाँ पर माइक्रो टीचिंग या सिमुलेटिंग टीचिंग हमने करवाई थी, अनुरूपण शिक्षण जिसे हमने बोला है, तो वो इसी का पार्ट था कि हम उसको जो बड़े लेवल की टीचिंग हम करने जा रहे हैं उसकी हमें हैबिट हो जाए, हम उसके कंसेप्ट हमारे अंदर क्लियर हो जाएं। सेम ऐसे ही लघु विचार गोष्ठी है कि जब बड़े स्तर पर सेमिनार का आयोजन किया जाता है तो लघु विचार गोष्ठी के माध्यम से छात्रों को उसके लिए वेल ट्रेंड कर दिया जाता है, जिससे कि उन्हें आगे कोई परेशानी नहीं हो। और आरंभिक अवस्था में विचार सेमिनार्स के आरंभिक अवस्था में इसका बहुत महत्व होता है। अगला है हमारे पास मुख्य विचार गोष्ठी। मुख्य विचार गोष्ठी जिसे हम बोलते हैं मेन सेमिनार, किसी विभाग या संस्था द्वारा सेमिनार का आयोजन किया जाता है जिसमें विभाग या संस्था के सभी छात्र अध्यापक इसमें भाग लेते हैं। मेन सेमिनार क्या होता है कि किसी विभाग या संस्था द्वारा जब बड़े स्तर पर सेमिनार का आयोजन किया जाता है तो वहाँ के सभी छात्र जो उस संस्था में एजुकेशन ले रहे हैं, उस संस्था से संबंधित है, वे सभी छात्र और सभी अध्यापक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें? मुख्य विचार गोष्ठी में, जिसमें ऐसी सेमिनार का आयोजन प्रति सप्ताह या प्रति माह में एक बार नियमित रूप से किया जाता है। कब किया जाता है? प्रति सप्ताह ऑब्लिक प्रति माह में एक बार, प्रत्येक सप्ताह में एक बार या प्रत्येक महीने में एक बार इसका आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकरण पर भी सेमिनार का आयोजन किया जा सकता है। और इसके अलावा यदि हमारे सामने कोई प्रकरण उपस्थित है जिससे संबंधित सेमिनार की आवश्यकता है तो हम उस सेमिनार का, इस प्रकार के सेमिनार का आयोजन विद्यालय में, संस्था में कर सकते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार की ये हो गई। तीसरा है हमारा नेशनल सेमिनार, राष्ट्रीय विचार गोष्ठी। ये देखिए कक्षा स्तर की थी, ये विभाग या संस्था के स्तर की थी, और तीसरा है हमारा राष्ट्रीय सेमिनार, राष्ट्रीय विचार गोष्ठी। राष्ट्रीय नेशनल सेमिनार, नेशनल सेमिनार क्या होता है? जो कि किसी संगठन द्वारा ऐसी सेमिनार का आयोजन किया जाता है, किसी एक संगठन के द्वारा, और प्रकरण संबंधी विशेषज्ञों को देश विदेश, पूरे देश से आमंत्रित किया जाता है। इसमें कहीं यही सीमित नहीं होती है, किसी संस्था तक, किसी समाज तक सीमित नहीं होती। इसमें किसी संगठन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है और पूरे देश से विशेषज्ञों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पूरे देश से नेशनल लेवल पर प्रकरण संबंधी समस्याओं, प्रकरण संबंधी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। पार्टिसिपेट के व्यय का वहन संगठन ही करता है, और जो इसमें पार्टिसिपेट को आयोजन किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, जो भागीदार इसमें होते हैं उनका जो खर्चा है वह संगठन के द्वारा ही उठाया जाता है। जिस संगठन के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, आने जाने का खर्चा, उनके जो भी खर्चा उनका होता है यह है, और सभी से प्रकरण पर प्रपत्र भेजने के लिए आग्रह किया जाता है। इस प्रकार की सेमिनार राष्ट्रीय अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT विश्वविद्यालय अनुदान NCERT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इनके द्वारा आयोजित की जाती हैं। इस प्रकार की जो सेमिनार हैं वह NCERT
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित की जाती हैं। जितने भी पार्टिसिपेट आते हैं उनसे प्रकरण से संबंधित प्रपत्र भर के भेजने के लिए कहा जाता है। इसका प्रकरण अधिक व्यापक होता है, जैसे शैक्षिक तकनीक, जनसंख्या शिक्षा, पत्राचार पाठ्यक्रम, सत्र प्रणाली। इसका जो प्रकरण होता है वह छोटा मोटा नहीं होता है, पूरे देश में जो समस्या है, जो प्रकरण है जैसे शैक्षिक तकनीकी हमारी शैक्षिक तकनीकी है, जनसंख्या से संबंधित कोई प्रकरण है, जनसंख्या शिक्षा है, पत्राचार पाठ्यक्रम है, या जो सत्र सेशनल प्रणाली है उससे संबंधित इस प्रकार के प्रकरण इसके रखे जाते हैं जो पूरे देश को कवर्ड करते हों। किसी एक पार्ट्स को लेकर ये सेमिनार आयोजित नहीं किया जाता है। दूसरा है हमारा वो इंटरनेशनल सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी। देखिए ये पूरे वर्ल्ड को लेकर इसमें जो देखिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं हम। ये कक्षा स्तर पर था, ये विद्यालय स्तर पर था, महाविद्यालय स्तर पर था, ये विश्वविद्यालय स्तर पर था, और ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है पूरे वर्ल्ड में। इंटरनेशनल ऐसी सेमिनार की व्यवस्था किसी राष्ट्र के संगठन के द्वारा, किसी भी राष्ट्र के संगठन के द्वारा की जाती है। इस प्रकार की सेमिनार की व्यवस्था भारत में शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय सेमिनार, इस प्रकार के विचार गोष्ठी की व्यवस्था किसी राष्ट्र के संगठन द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा की जाती है। भारत में शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा, राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इसके द्वारा भारत में अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। किसी राष्ट्र के किसी एक संगठन के द्वारा किया जाता है तो हमारा भारत देश भी एक राष्ट्र है और इस संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाता है, विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। अधिकतर ऐसी सेमिनार का आयोजन यूनेस्को द्वारा किया जाता है। इसका प्रकरण अधिक व्यापक और मौलिक होता है। जो पूरे देश में जो आयोजित होता है, पूरे विश्व में जो आयोजित होता है वह यूनेस्को द्वारा किया जाता है। यूनेस्को एक संस्था है इंटरनेशनल लेवल की, इसके द्वारा इस प्रकार की सेमिनार का आयोजन किया जाता है, जो कि इसका जो प्रकरण होता है अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का बहुत व्यापक होता है और बहुत ही मौलिक होता है। जैसे अब हम कहें वर्तमान में कोविड-19 चल रहा है तो कोविड-19 से संबंधित इस सेमिनार का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें पूरे वर्ल्ड को सम्मिलित किया जाएगा, वर्ल्ड से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा और उसकी व्यवस्था यूनेस्को द्वारा की जाएगी। तो इस प्रकार विचार गोष्ठी के 4 वर्गों में हमने सेमिनार को डिवाइड किया। पहला था हमारा लघु विचार गोष्ठी, जिसमें जो कि सेमिनार को आयोजित करने का एक प्रशिक्षण मात्र हम जिसे कह सकते हैं। इसमें छात्र कक्षा स्तर पर ही किसी प्रकरण से संबंधित सेमिनार का आयोजन करते हैं। केवल इसका उद्देश्य विचार गोष्ठियों का प्रशिक्षण मात्र होता है, ट्रेनिंग देना होता है। और दूसरा है हमारा मुख्य विचार गोष्ठी, जिसे हम कहते हैं मेन सेमिनार्स, जो कि महाविद्यालय लेवल पर आयोजित किए जाते हैं। और इसमें यह प्रति सप्ताह या प्रति माह में एक बार आयोजित होना जरूरी होता है। इसका प्रति सप्ताह या प्रति माह में एक बार, या फिर कोई करंट प्रकरण हमारे पास आ जाता है तो उससे संबंधित भी हम इस सेमिनार का आयोजन कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास
राष्ट्रीय विचार गोष्ठी जिसे हम बोलते हैं नेशनल सेमिनार। नेशनल सेमिनार किसी एक देश में संचालित किया जाता है और नेशनल लेवल पर किसी संगठन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और उस संगठन के द्वारा पार्टिसिपेट का सारा खर्चा वहन किया जाता है। और जो इसका प्रकरण होता है वह मौलिक होता है कि शैक्षिक तकनीकी है या वर्तमान में जनसंख्या शिक्षा से संबंधित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसका आयोजन नेशनल लेवल पर किया जाता है वर्तमान में भारत देश में। और इसमें NCERT के द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा और पत्राचार पाठ्यक्रम सत्र प्रणाली इस प्रकार के प्रकरण इसमें रखे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी इंटरनेशनल सेमिनार। इंटरनेशनल सेमिनार पूरे वर्ल्ड से संबंधित सेमिनार होता है जिसको आयोजित करने वाली एक संगठन है जिसे हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं। इसमें इसका जो प्रकरण होता है वह बहुत विस्तृत होता है, व्यापक होता है और बहुत ही मौलिक होता है, किसी यानी वर्तमान से संबंधित होता है। वर्तमान में जो प्रकरण पूरे देश में चल रहा है उससे संबंधित यह इसका प्रकरण होता है। इसलिए यह भारत देश में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा किया जाता है। यह इस प्रकार अधिकतर सेमिनार का आयोजन यूनेस्को द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार ये विचार गोष्ठियों के प्रकार थे। भूमिकाएं मैंने आपको बता दी थी। इसमें 4 लोग होते हैं, 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक जिसे हमें अनुदेशन कहा जाता है, अनुदेशक कहते हैं। 2 जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। तीसरा जिसे हम स्पीकर कहते हैं और चौथा जिसे हम पार्टिसिपेट कहते हैं। इन चारों के इर्द गिर्द यह सारी सेमिनार आयोजित की जाती हैं। सेमिनार चाहे छोटे लेवल की हो चाहे बड़े लेवल की हो, ये 4 लोग इसमें कार्य करते हैं जो कि बहुत प्रकरण से रिलेटेड होते हैं, जिनको प्रकरण की पूरी जानकारी होती है, जो अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। पूरी सेमिनार के सफल होने में इनका पूरा योगदान होता है। आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।